मर्जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। तब से मानो पूरे वो किए और लिब्रांडुओं को मिर्ची लग चुकी है, कोई एजेंडा बना रहा है। महाराज जी, हम इंसान हैं, मछलियाँ या उबले हुए चावल नहीं। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां जो कथावाचक हैं वो महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। तो कोई विक्टिम कार्ड खेल रहा है। यहाँ आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की तरफ से लड़कियों और महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर इसी शो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने कहा था कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आपके सामने है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये हुआ, ये सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया गया। संतों का समर्थन करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुना भी नहीं सकती। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज ने ना पूरे महिला समाज पे उंगली उठा दी है। आपको लगता है गलत है ये? हाँ गलत है। आप क्या कहते हैं? बहुत गलत है। हमारे कैरेक्टर पे ऐसे उंगली नहीं करनी चाहिए, जबकि कुछ लड़कियां होती है उनकी वजह से पूरी समाज को ब्लेम मिलता है, एंड दिस इज रियली रियली रॉन्ग। ये आपको लग रहा है? अब मुझे बताइए कि बहुत इजी टारगेट नहीं हो गई इन लड़की, पुरुषों की बात नहीं होती इस स्थिति में, और प्रेमानंद महाराज को अपनी छवि का ध्यान रखते हुए इस तरह की चरित्र पर, महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करने से बचना। तो प्रश्न अब ये उठता है कि प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें सिख गुरुओं से लेकर जैन मुनि तक कलयुग का सबसे अच्छा संत बताते हैं, वो वाकई में महिला विरोधी हैं, या सारा का सारा ये जो बखेड़ा है ना, ये उस बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिससे सनातन धर्म के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है। आइए इस पूरे वीडियो में ना इस सारे के सारे एजेंडा को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज से लिबरल्स की इतनी क्यों सुलग रही है, इसको जानने से पहले ना हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रेमानंद जी महाराज आखिर हैं कौन। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म ना कानपुर के आखिरी गांव में हुआ था। उनका असली नाम, बचपन का नाम जो था वो अनिरुद्ध कुमार पांडे था। अनिरुद्ध जो थे वो बचपन से ही काफी धार्मिक थे। रीजन भी था, उनके जो दादा थे ना और उनके पिता थे, दोनों एक तरीके के सन्यासी थे, और उनकी माताजी जो थी वो अत्यंत धार्मिक और संतों के प्रति श्रद्धावान रहती थी। आप जरा सोचिए कि जो बच्चा ऐसे परिवार के अंदर पल रहा है, उसके मस्तिष्क पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो अनिरुद्ध यानी कि प्रेमानंद जी महाराज ने बचपन से ही मंत्रों का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। क्लास 9 तक आते आते उनका मन पूरी तरीके से भक्ति की तरफ चला गया था, जिसके कारण सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम को अपनाया और कुछ सालों बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। इस पूरे फेज के अंदर उन्होंने बहुत गहरी तपस्या की। इस दौरान सर्वाइवल के लिए उन्होंने आकाश वृत्ति को अपनाया, यानी बिना कुछ किए जो भगवान की कृपा से मिलेगा उसी को स्वीकार करना है। वो गंगा के किनारे रहते थे। दिन में 3 बार गंगा में स्नान करना, कई बार बिना खाए रहना और कठोर ठंड में भी अपनी साधना को जारी रखना उनकी डेली लाइफ थी। और एक समय ऐसे ही गंगा के किनारे ध्यान के दौरान उन्हें वृंदावन जाकर श्री राधा की सेवा करने की चेतना जाग गई। ये सोच उनके मन में इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने तुरंत वृंदावन की यात्रा शुरू कर दी। जब वो वृंदावन पहुंचे तो उनका मन वहीं पर बस गया और वापस लौटने का विचार छोड़ दिया। और इसके बाद ना उन्होंने सन्यासी से राधा वल्लभी बनने का फैसला लिया। यहाँ आकर उन्होंने श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी से राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली, और इसी दीक्षा के बाद उनका नाम पड़ गया श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। प्रेमानंद जी महाराज ने फिर वृंदावन के अंदर ही सत्संग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में इस सत्संग में काफी कम लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे वो काफी पॉपुलर होना शुरू हो गए। और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि उनकी भाषा बहुत सिंपल थी, काफी प्रैक्टिकल बातें करते थे और कोई बड़े बड़े प्रवचन नहीं दे रहे थे, बल्कि समझदारी और क्लैरिटी से भरे होते थे उनके प्रवचन। और यही कारण था कि उनका जो लिसनर बेस था ना, वो सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे युवाओं ने भी उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने किसी तरीके का पर्सनल ब्रांड क्रिएट नहीं किया, ना ही कोई मार्केटिंग के टूल्स यूज किए, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातों को सुनकर
उनसे जुड़ते गए। उनके सत्संग के सेशंस, जिनको एकांतिक वार्तालाप कहते हैं, वो वृंदावन में किए जाने लग गए, जहां हजारों की भीड़ आने लग गई। उसके बाद उनके सत्संग की क्लिप्स को सोशल मीडिया पर डाला जाने लग गया, जिसके कारण उनका मैसेज पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी बातें वायरल होने लगी। लोगों को उनकी बातें काफी पसंद आने लग गई थी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें अच्छी खासी मेजॉरिटी जो थी वो यूथ की थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन वायरल वीडियोस ने प्रेमानंद जी महाराज की पहचान को बाहर तक पहुंचाया। यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर के इलाकों से लोग सत्संग अटेंड करने के लिए वृंदावन जा रहे थे। एनआरआई और बाहर के लोग भी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए वृंदावन आने लग गए। विराट कोहली, मोहन भागवत, हेमा मालिनी, सौरभ गांगुली, मिक्का सिंह और द ग्रेट खली जैसे वेल नोन लोग उनसे मिलने वृंदावन पहुंच रहे थे। धीरे धीरे उनके सेशंस में इतनी भीड़ आने लगी कि सेपरेट डिजिटल स्क्रीन्स लगवानी पड़ी, जिससे बाहर खड़ी जो भीड़ थी ना, उनकी बातों को सुन सके। देखते ही देखते प्रेमानंद जी महाराज काफी पॉपुलर हो गए थे और उनकी धार्मिक बातें हर जगह फैल रही थी। और इस राइज का ना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन ये भी है कि प्रेमानंद जी महाराज की बातें सभी वर्ग, सभी आयु और सभी ग्रुप के लिए रेलेवेंट है। इससे हुआ ये कि सोसाइटी जो थी ना, उसमें एक बड़ा वर्ग जो है वो धर्म की तरफ मुड़ने लग गया, और यही जो चीज थी वो लिबरल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक ऐसे संत जो लाखों युवाओं को भक्ति, संस्कृति और चरित्र की तरफ मोड़ रहे हैं, जिनकी बातों को लोग जेन्युइनली श्रद्धा से सुन रहे हैं और जिनके सत्संग में आज विदेशी तक शामिल हो रहे हैं, उन्हें वोक, फेमिनिस्ट और लिबरल ग्रुप्स बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे प्रेमानंद जी महाराज का इन्फ्लुएंस समाज में बढ़ा, वैसे वैसे उन्हें गिराने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी थी। पर इसमें ना दिक्कत ये थी कि वो किसी और बाबा की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो अपनी एक कल्ट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे और ना ही वो हिंदू धर्म पे कोई ढोंग करना चाहते थे। प्रेमानंद जी महाराज ना एक्चुअल में काफी रेयर संत थे, जो आज के जमाने में होना ना बहुत मुश्किल है। वो सनातन धर्म की एकता की बात करते हैं। खुद जैन मुनि भी इस बात को कहते हैं। आज आपके जैसे जो विरल संत हैं, जो विचारधाराओं के अंदर सभी को समाहित करने की कोशिश करते हैं, जो महावीर को भी जोड़ लेते हैं, जो कृष्ण को भी जोड़ लेते हैं, जो राम जी को भी जोड़ लेते हैं, जो सिख संगत को भी जोड़ लेते हैं। आज सिख गुरुओं से लेकर बुद्धिस्ट तक सभी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आते हैं। अब इसी कारण से ना एंटी हिंदू, लिबरल्स और वो किए इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि उन्होंने उनकी बातों को जानबूझकर अनर्थ करके उनको वायरल करना शुरू कर दिया, ताकि कैसे भी करके प्रेमानंद जी महाराज को ना बदनाम किया जा सके, उनकी क्रेडिबिलिटी को गिराया जा सके। और अभी जो पूरा विवाद हुआ है वो इसी साजिश का एक रिजल्ट है। बेसिकली हुआ क्या कि प्रेमानंद जी महाराज ने ना अपने सत्संग में आज के समय की मॉरल डिग्रेडेशन की बात कर दी, और ये बात उन्होंने साफ तौर पर दोनों जेंडर्स के लिए कही थी, किसी एक जेंडर के लिए नहीं। उनका मैसेज साफ था कि जो लोग बार बार इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप्स को बदलते हैं, वो बाद में ना शादी या कमिटेड रिलेशनशिप्स में भी ना संतुष्ट नहीं रह पाते। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सोशल मीडिया पर ना इसी वीडियो को लिबरल्स ने जानबूझकर काट काट कर फैलाया, डिस्पाइट की ओरिजिनली महाराज जी ने ना पहले लड़कों के कैरेक्टर डिग्रेडेशन की बात की और बाद में लड़कियों के कैरेक्टर डिग्रेडेशन की बात की। लेकिन सोशल मीडिया पर 1 मिनट 26 सेकंड से 1 मिनट 40 सेकंड वाला हिस्सा ही फैलाया गया, जिसमें सिर्फ महिलाओं का जिक्र था। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? बाकी पार्ट्स को जानबूझकर हटा दिया गया और यहीं से प्रेमानंद जी महाराज को एंटी विमेन, पेट्रियार्कल साबित करने की कोशिश शुरू हो गई। फेमिनिस्ट सर्कल्स ने उन्हें पूरी तरीके से टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि महाराज जी महिलाओं की पवित्रता का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कुछ ने उन्हें पाखंडी कह दिया और हर जगह उन पर आरोप लगना शुरू हो गया, वो भी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को देखे हुए। पूरी वोक ब्रिगेड
एक्टिव हो चुकी थी। और बात यही नहीं रुकी, एबीपी न्यूज, न्यूज 24, एनडीटीवी, इन जैसे बड़े बड़े चैनल्स ने भी ना आधी अधूरी क्लिप दिखाकर एक तरफा रिपोर्टिंग की। लड़कियों पर प्रेमानंद महाराज का विवादित बयान आया है। उन्होंने लड़कियों के चरित्र पर एक बयान दिया, सवाल उठाए। टीआरपी के चक्कर में उन्होंने ना जाने क्या क्या वक्त दिया। कुछ जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स तो अपना ही नैरेटिव बिल्ड करने में लग गए। हाल ही में ये वाकया सामने आया है जिसमें प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसे चरित्र हनन के तौर पर देखा जा रहा है महिलाओं के। ऐसे में सोसाइटी क्या सोचती है और सोसाइटी में लोग महिलाओं को लेकर क्या सोच रखने लगेंगे, तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। इसका विश्लेषण हम करेंगे। कोई तो विक्टिम कार्ड खेलने लग गया। यहाँ आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की तरफ से लड़कियों और महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर इसी शो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने कहा था कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आपके सामने है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये हुआ, ये सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया गया। संतों का समर्थन करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुना भी नहीं सकती। आप देख, यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं वो भी इस कैंपेन का हिस्सा बन गए। यूपीएससी के एक पूर्व शिक्षक विजेंद्र चौहान, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराज जी जो है ना वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और उन्हें अपनी झोली में ये सर्टिफिकेट रख लेना चाहिए। आप खुद देखिए कि कितनी डेंजरस बात है कि एक पूरा सिस्टम एक कटी हुई क्लिप के ऊपर एक्टिव हो गया और एक शख्स को बदनाम करने की पूरी साजिश रच दी। लोग बार बार इमोशनल और फिजिकल रिश्ते बदलते हैं ना, उनके लिए फ्यूचर में एक शादी में या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में टिकना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब ये जो बात है ना, उन्होंने लड़का और लड़की दोनों के लिए बोली थी, कोई जेंडर स्पेसिफिक अटैक नहीं था। यानी ये जो एजेंडा सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है ना कि प्रेमानंद जी महाराज औरतों से नफरत करते हैं, वो पूरी तरीके से यहीं पर खारिज हो जाता है। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा ना उसको समझने के लिए हमें कुछ नंबर्स और सर्वेस देखने होंगे जो दिखाते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला वो हवा में नहीं था, वो सच था। YouGov और एस्ले मेडिसन ने मिलकर एक ग्लोबल सर्वे किया था। उसमें भारत एक चीज में नंबर 1 देश बनकर आया था। पता है कौन सी चीज थी? जहां पर लोग जो हैं वो शादी से बाहर जाकर अफेयर्स चला रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल। इस सर्वे में 53 यानी कि 53% भारतीयों ने माना था कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। और इसमें मजेदार बात आपको पता है क्या है? इस सर्वे के डेमोग्राफिक्स में मुख्य रूप से सभी पढ़े लिखे लोग थे और आधे से ज्यादा उनके बच्चे थे। इसी तरीके से ग्लीडन, जो कि एक डेटिंग ऐप है और स्पेसिफिकली मैरिड लोगों के अफेयर्स के लिए बनाई गई है, उन्होंने एक सर्वे किया था सिर्फ भारत के यूजर्स के लिए। उसमें 55% लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 56% वुमेन ने चीटिंग की थी, जबकि मैन का नंबर 44% था। यानी पहली बार चीटिंग के मामले में वुमेन का परसेंटेज मैन से ज्यादा निकल रहा था। ग्लीडन 2015 में भारत में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 1 साल के अंदर उसमें 1 लाख से ज्यादा भारतीय जुड़ चुके थे, जिसमें 40% वुमेन थी। 2023 तक ये नंबर जो था वो 20 लाख यानी कि 2 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर गया। और इसमें 38% लोग 30 साल से कम के हैं। यानी जो चीटिंग है ना वो सिर्फ मैरिड या फिर मिडिल एज लोगों तक सीमित नहीं है, अब यंग जनरेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। मिंट, जो कि एक इंडियन कंपनी है, उसके द्वारा किए गए एक सर्वे में एग्जैक्ट यही फाइंडिंग सामने आई कि 55% लोगों ने माना कि उन्होंने अपने पार्टनर को कभी ना कभी धोखा दिया है। इंटरनेट बूम के बाद ये जो स्थिति है ना और बिगड़ गई है। ग्लीडन की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के समय डेटिंग एप्स का जो यूज है वो भारत के अंदर 35% बढ़ गया। 44% मैरिड लोगों ने माना कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के साथ इमोशनल या वीडियो चैट टाइप अफेयर किया है। प्रैक्टो के सर्वे के हिसाब से लॉकडाउन के टाइम पर मैरिड लोगों के बीच में डेटिंग एप्स का जो यूज था वो 26% तक बढ़ गया था। अहमदाबाद की विमेन हेल्पलाइन पर चीटिंग से जुड़ी हुई शिकायतों में 2018 में जहां 3837 कॉल्स आई थी ना, वहीं 2022 में जो नंबर है ना वो 9382 पहुंच गया है, यानी कि लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी। ये डेटा, ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि वैवाहिक जीवन के अंदर अफेयर्स और चीटिंग की वजह से जो दरारें हैं ना वो बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं सोच में आए हुए बदलाव की। मिंट और प्रैक्टो के सर्वे में ये पाया गया कि 76% विमेन और 61% मेन जो हैं वो चीटिंग को पाप या गलत नहीं मानते हैं, सिन नहीं मानते हैं। और 57% यूथ यानी कि 18 से 30 के बीच के लोग, उन्होंने कहा है कि मोनोगैमी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी भर रहना पुरानी सोच है। इनफैक्ट ग्लीडन के एक सर्वे के अनुसार 77% भारतीय महिलाओं ने यह कहा है कि उन्होंने शादी के बाहर रिश्ता इसीलिए बनाया क्योंकि उनकी जो मैरिड लाइफ थी ना वो उबाऊ और एक जैसी सी हो गई थी। वहीं 57% मैरिड पुरुषों ने माना कि उन्होंने बिजनेस ट्रिप के दौरान अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है। इस सब का नतीजा ये है कि आज ब्राजील के बाद भारत
चीटिंग के मामलों में सबसे ऊपर है। और भाई साहब ये सब किसी ना आरएसएस का डेटा नहीं है, ये बड़े बड़े सर्वे एजेंसीज के वेरीफाइड आंकड़े हैं। तो जब महाराज जी ने कहा कि आज बहुत कम लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रह रहे हैं, तो इसमें भाई झूठ क्या है? हर सर्वे चाहे वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, उनके पॉइंट को प्रूव कर रहा है। और इससे ना ये बात क्लियर हो जाती है कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा था वो किसी महिला या पुरुष के खिलाफ टिप्पणी नहीं थी, बल्कि आज के समाज में जो हो रहा है ना उसका अनबायस्ड विश्लेषण था। पर फिर ना सवाल ये उठता है कि आखिर लिबरल्स जो हैं वो इनसे इतनी नफरत करते क्यों हैं? लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स के बीच में उलझते रहते थे, अब वही लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुन रहे हैं और उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और खुद को इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही चीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है, खासकर लिबरल सर्कल में। महाराज जी ना कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और ना ही वो किसी गवर्नमेंट के एजेंडा से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा नैरेटिव तोड़ रहे हैं जो सालों से मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशल मीडिया के जरिए यूथ के दिमाग में डाला गया था। वो इस नैरेटिव को तोड़ रहे हैं कि धर्म बैकवर्ड है, वो इस बात को तोड़ रहे हैं कि कैरेक्टर की बात करना जजमेंटल है, और वो इस बात को भी काट रहे हैं कि हर चीज पर्सनल चॉइस के नाम पर ना जस्टिफाई की जा सकती है। प्रेमानंद जी महाराज इन आइडियाज को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि बार बार फिजिकल और इमोशनल पार्टनर्स बदलने से ना पुरुष और महिला दोनों फ्यूचर में स्टेबल नहीं रह पाते। वो ये भी कहते हैं कि रिश्तों में कमिटमेंट और कैरेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये सब वो प्लेन और सिंपल हिंदी में कहते हैं, बिना किसी शुगर कोटिंग के कहते हैं, और यही बात बहुत सारे लोगों को चुभ जाती है। उनका मैसेज वोक फेमिनिज्म के खिलाफ है, लेकिन किसी गाली गलौज या एग्रेसिव तरीके से नहीं, लॉजिक और डेटा के जरिए। वो जब कहते हैं कि चीटिंग को नॉर्मल मानना एक मानसिक गिरावट है, तो वो सिर्फ ओपिनियन नहीं दे रहे होते हैं, वो सर्वेज और रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर इस बात को कर रहे होते हैं। लेकिन लिबरल मीडिया और कुछ इन्फ्लुएंसर्स उनकी बात को ट्विस्ट कर देते हैं। असल परेशानी ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, परेशानी ये है कि उनकी बातें अब बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं और बहुत ज्यादा लोग उनकी बातें मान रहे हैं। विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटीज का फोटो उनके साथ वायरल हो जाता है, मिक्का सिंह, ग्रेट खली जैसे लोग उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, और इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती ही जाती है। और ये बहुत सारे लोगों को खलता है जो नहीं चाहते कि हिंदू आइडेंटिटी फिर से मेन स्ट्रीम यूथ कल्चर का हिस्सा बन जाए। जेनजी के बहुत सारे लड़के लड़कियां आज ये सोचने लगे हैं कि शायद धर्म और संस्कृति बैकवर्ड नहीं है, शायद परिवार, रिश्ते और खुद की वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देना ये भी आउटडेटेड नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज इस बदलाव का हिस्सा हैं, और यही बात लिबरल इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। उनका राइज किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं है, वो पिछले कई सालों से क्वाइटली काम कर रहे थे, और अब उनकी पॉपुलैरिटी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उनके विचार मेन स्ट्रीम बन सकते हैं। और ये बात ना कई मीडिया हाउसेस को, एनजीओज को और ऑनलाइन ओपिनियन मेकर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही इस आधार पर टिकी हुई है कि रिलीजन ऑप्रेसिव है, प्योरिटी एक मेल वेपन है, और कमिटमेंट उसको लेकर तो बात करना बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। इसलिए जब महाराज जी ने एक ऑनेस्ट बात कही और दोनों जेंडर्स के लिए कही कि बार बार पार्टनर बदलने से शादी में स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो पूरी लिबरल ब्रिगेड उस बात को आधा काट कर वायरल करने लगी। फेमिनिस्ट पेजेस ने उस पर आउटरीच फैला दिया, कुछ यूपीएससी टीचर्स और जर्नलिस्ट ने उन्हें सर्टिफिकेट बांटने वाला संत कह दिया, और बात यही नहीं रुकी, नेशनल मीडिया ने भी मौका छोड़ना सही नहीं समझा और गलत हेडलाइन के जरिए उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। ये सब स्पॉन्टेनियस आउटरीच नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट था। सारू थયું प्रेमानंदजी स्वामीनारायण संप्रदायના સંત નથી, નકરા સમાજ જીવવાનો દે સાહેબ, શું વાત કરો, જીવવાનો દે, કારણ કે એટલી બધી એલર્જી, એટલી બધી દ્વેષ બુદ્ધિ, કોઈ પણ સંપ્રદાયના સંત હોય, કોઈ પણ ધર્મના, કોઈ પણ પંથના સંત હોય, સમાજ हितनी વાત જ્યાં હોય, આચાર વિચાર અને વ્યવહાર વર્તનની જ્યાં વાત આવતી હોય, એનો સાદર સ્વીકાર જ કરવો પડે। ત્યાં જેટલા વિરોધ સમાજ કરે છે એટલો સમાજ પતિત થતો જાય છે। એ વાત બિલકુલ સટીક છે। એટલો બધો સમાજ આજે ખોટા માર્ગે જાય છે, દિવસે ને દિવસે એટલા બધા પ્રશ્નો, એટલા બધા મુદ્દાઓ આવતા જાય, એટલા બધા ઘટનાઓ ઘટતી જાય છે, કમકમ આવી જાય, આ સમાજ ક્યાં જઈને ઊભો રહેશે?
પાપના માર્ગ એટલા બધા આગળ વધતા જાય, પોતાની ભૂલ ન દેખાય, પોતાનું પાપ ન દેખાય. આખિર સમય એવો આવે છે કા હત્યા કા આત્મહત્યા સુધી આ પરિણામ જાય છે. ગઈકાલે જ સુરતમાં એક એવી ઘટના ઘટી. મને હરિભક્તોનો ફોન આવ્યો તો વાત કરતા હતા. એક દીકરો અને એક દીકરી ઘર કજિયા કંકાસ, પતિ પુરુષ, આડા સંબંધો, ગેરસંબંધને કારણે વારે વારે વિખવાદ થાય, વારે વારે ઝઘડા થાય, કજિયા થાય. આખિરકાર એ બાઈ માણસ પોતાના 2 દીકરાઓને, એક દીકરી અને દીકરો બંનેને લઈ પોતાને પિયર ગઈ. સુરતમાં જ પિયર 2-5 દિવસ રોકાણી, માવતરે સમજાવ્યા, પાછા સાસરે જવા માટે એને રજા આપી. પણ આ બાઈ માણસ સાસરે જવાને બદલે રેલવે સ્ટેશન પહોંચી. એક 10 વર્ષનું બાળક, એક 12 વર્ષનું બાળક, અને માએ 2 હાથમાં એક દીકરાઓને લઈ અને ટ્રેનના પાટા પર પડતું મૂક્યું. એક બાળક ગુજરી ગયો, માં મરી, દીકરી જીવતી રહી ગઈ. જ્યારે દીકરી ભાનમાં આવી અને ત્યારે એ દીકરીએ એ જ સવાલ કર્યો, મારી મમ્મી ક્યાં, મારી મમ્મી ક્યાં? આ પ્રશ્ન આવે છે ક્યાંથી? સત્સંગના અભાવે કરી મારે ખાસ એક યાદી એ આપવી છે, આપણે સત્સંગમાં રહીએ અને આપણામાં સત્સંગને રાખીએ. આપણી પેઢી, આપણી આવનારી પેઢી, આપણા યુવાધન, આપણું ભવિષ્ય, એને આપણે સુરક્ષિત જો રાખવું હશે તો અવશ્ય મેં સત્સંગનો એમને આગ્રહ જરૂર રાખવો પડશે. સત્સંગનો યોગ જો નહીં હોય અને ખોટા માર્ગે, પાપના માર્ગે સમાજ જો ચડતો જશે, સજ્જનો યાદ રાખજો, પશ્ચિમના દેશો અત્યારે જે સ્થિતિમાંથી ગુજરે છે, માં કોણ છે, બાપ કોણ છે, માં અલગ છે, બાપ અલગ છે, એટલા બધા જાત જાતના મુદ્દાઓ જે આજે ઊભા થયા છે, એ જ બધી તકલીફો આપણે ત્યાં પણ આવશે. એટલે સાવધાન, આપણી સંસ્કૃતિ અને આપણે જાળવી રાખીએ. આપણી ખામીઓ, આપણી ભૂલ, આપણી ખોટ ભગવાનના મહાપુરુષો, ભગવાનના સંતો આવી કથા વાર્તાઓ સમજાવે છે, માટેને સમજીએ. સત્સંગ આપણને અંતરદ્રષ્ટિ કરતા શીખવાડે છે, અંતરની આંખ આપણી ઉઘાડી દે છે. સત્સંગ દ્વારા આપણને આપણી ભૂલ દેખાય છે, સાથે સાથે પરમાત્માના દર્શન આ સત્સંગથી સંભવ છે. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં ઘનશ્યામ દેખો, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં ઘનશ્યામ દેખો, આંખ મારી ઉઘડે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, શ્યામ દેખો, ધન્ય મારો જીવન કૃપાએ લેખો, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએ લેખો. ગુરુ જ્ઞાન જાણો મારે અંતર આખો, ગુરુ જ્ઞાન જાણો મારે અંતર આખો, પ્રભુએ આપે છે મને ઉડવાની પાખો, પ્રભુએ આપી છે મને ઉડવાની પાખો. આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં ઘનશ્યામ દેખો, આંખ મારી ઉઘડે
આખા વિશ્વને જોઈ શકે છે પણ એ આંખ પોતામાં રહેલું કોઈ ઘણું બધું ગયું હોય એને જોઈ શકે. આપણી આંખમાં કહું પડ્યું હોય તો બીજાને સતત મદદ લેવી પડે, બીજાની સહાય લેવી પડે, સહારો લેવો પડે તો જ એ પૂર્ણ થાય. આખી દુનિયા ભલે દેખાતી હોય પણ આપણને આપણી ભૂલ સત્સંગ કથા આયોજનો સજ્જનો ખાતરે મોટી ખોટ. મારી ને તમારી સંતો મહાપુરુષો ભગવાનના દર્શન થાય. કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ જેને નથી, નિસ્વાર્થ ભાવે આપણે આવ્યા છીએ સમાજના હિતને માટે, સંસ્કૃતિના હિતને માટે, સનાતન ધર્મની રક્ષાને માટે વાત કરતા હોય, ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ, ભગવાનના આપણને સાક્ષાત દર્શન થાય છે. થોડા દિવસ પહેલા ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા છે. જે ભગવાનની કૃપા સમજી શકે એની આંખ કાયમને માટે ખુલ્લી રહે. જે ભગવાનની કૃપાને સમજે એને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય. ધૃતરાષ્ટ્રને કોઈ સદગુરુ, કોઈ સમર્થ પુરુષ પ્રાપ્ત નથી થયા અથવા તો એની વાત એને મનાણી નથી. કથાનો સાર હરિભક્તો માત્ર એટલો છે, જીવનમાં આપણને કદાચ કોઈ વસ્તુ પદાર્થ ઓછા વધતા મેળા એની બહુ ચિંતા નહીં કરતા, કદાચ કરોડોના અબજોના માલિક ન બન્યા એની બહુ લાંબી ચિંતા નહીં કરતા. કારણ કે રાજા ભી દુખિયા, રંક ભી દુખિયા, ધનપતિ દુખિત बिकार में, बिना विवेक बेख सब दुखिया,